नमस्कार साथियों। 25 दिसंबर की तारीख दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। कोर्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत दे देता है, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि वो कुलदीप सिंह सेंगर जो एक्यूज नहीं, कन्विक्टेड है, यानी कि आरोपी नहीं, दोषी है, वो भी नाबालिग रेप केस के मामले में, उसे आप जमानत कैसे दे सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मिसाल कोर्ट पेश करना चाहता था और ऐसे कौन से लूप होल अभी भी कानून में मौजूद है जिसकी वजह से रेप केस के कन्विक्ट भी जमानत पर बाहर आ जाते हैं? चलिए जरा डिटेल में आपको समझाते हैं। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर केस में जो मेन पॉइंट्स हैं पहले उनसे कहानी को देखते हैं और फिर डिटेल में जानेंगे। पहली तारीख 4 जून 2017 नाबालिग लड़की की मां ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर पड़ोस की एक महिला के जरिए बहाने से घर बुलाकर कुलदीप और उसके बाद उसके गुर्गों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 7 दिन गुजर गए, कई जगह कोशिश हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ और फिर तारीख आती है 11 जून 2017। पीड़ित की मां कोर्ट पहुंचती है। इसके बाद कोर्ट की अगुवाई में माखी थाना पुलिस ने 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने कुलदीप और एक आरोपी महिला का नाम एफआईआर से निकाल दिया। इसके बाद 3 अप्रैल 2018 को पीड़ित की मां ने कुलदीप और उसके छोटे भाई पर आरोप लगाया कि दिल्ली से पेशी के बाद वो लोग गांव आए, पीड़ित के पिता को पीटा, इसकी शिकायत भी की। फिर 3 अप्रैल 2018 की रात को विधायक पक्ष के टिंकू सिंह की तहरीर पर माखी थाना पुलिस ने लड़की के पिता पर आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की और तमंचा बरामद कर उसे गिरफ्तार कर ली। इसके बाद 4 अप्रैल 2018 को पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने माखी गांव के ही विनीत, सोनू, बुआ और सैलू समेत बाकी लोगों के खिलाफ मारपीट पर एफआईआर दर्ज की। इसमें पुलिस ने सेंगर के भाई का नाम हटाया तो मामले में तूल पकड़ा। 8 अप्रैल 2018 पिता की सुबह झूठे मुकदमे में फंसाने, उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाते हुए पुलिस ने परिवार समेत लखनऊ में सीएम आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद 8 अप्रैल 2018 की रात जेल में बंद किशोरी के पिता की हालत बिगड़ी। रात 9 बजे जेल अधिकारियों ने जिला अस्पताल भेजा। सुबह 3:49 पर उनकी मौत हो गई। 9 अप्रैल 2018 को किशोरी के पिता की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत होने की घटना हेडलाइंस में आई तो सरकार ने कार्रवाई तेज की। इसके बाद 10 अप्रैल 2018 को प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के बाद कुलदीप के भाई अतुल सहित 5 लोगों पर लड़की के पिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद अगले दिन 11 अप्रैल 2018 देर रात कुलदीप के छोटे भाई अतुल सिंह को हसनगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ में 4 और साथी भी गिरफ्तार हुए। 12 अप्रैल 2018 की ही रात में प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। इसके बाद कुलदीप और शशि सिंह के खिलाफ सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज भी की। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कुलदीप सिंह को लखनऊ वाले घर से गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने विधायक कुलदीप सेंगर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। 15 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को 14 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की और सबूत जुटाए। इसके बाद 28 जुलाई 2019 को लड़की अपने वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही है और तभी लड़की की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई और पीड़िता के वकील की 29 नवंबर 2020 को मौत हो गई। इसके बाद 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी होती है। कुलदीप को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद उसके विधानसभा से सदस्यता खत्म भी हो गई थी। खैर, इसके बाद 3 मार्च 2020 की तारीख होती है। कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को लड़की के चाचा की हत्या में दोषी पाया गया। दोनों को 10 साल की सजा होगी। अब यहाँ इस टाइमलाइन से बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है और फिर अब सिनेरियो में आता है दिल्ली हाई कोर्ट। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा की अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि सेंगर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर उसकी याचिका लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होनी है। फिलहाल 6 साल से दिल्ली
कि तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रह रहे कुलदीप को कोर्ट ने 15 लाख के निजी मुल्क के कई शर्तों के साथ सजा को निलंबित किया है। पर क्यों? सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि आखिर क्यों? दरअसल कोर्ट ने 1984 के AR एंटुले मामले को ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए सेंगर को तकनीकी रूप से लोक सेवक मानने से इनकार कर दिया है। पर यह लोक सेवक बवाल है क्या? देखिए, असल में भारतीय दंड संहिता और पोक्सो कानून की मौजूद परिभाषा के मुताबिक सांसद और विधायक सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं गिने जाते। इन लीगल सिचुएशंस की वजह से सेंगर को उस बड़ी सजा के प्रावधानों से छूट मिल गई है जो केवल लोक सेवकों पर लागू की जाती है। यह फैसला सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने वाले खास कानूनों के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या लोक सेवक के तौर पर यह सही है या फिर नहीं। भारतीय आपराधिक कानून में लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यह बाकी गंभीर आरोप अपराधियों से जुड़े विशेष कानूनों में लोक सेवकों की जवाबदेही को आम नागरिकों के मुकाबले में ऊंचे पायदान पर रखा गया है। अक्सर लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कामों के लिए कानून में ज्यादातर कठोर दंड का प्रावधान होता है। इसका मकसद यह तय करना है कि सत्ता या अधिकार के पद पर बैठा कोई भी शख्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और पोक्सो एक्ट से जुड़े कानूनों में लोक सेवकों, अधिकारियों और पीड़ितों के लिए सजा के सख्त नियम हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आम इंसान किसी बच्चे के साथ क्रूरता करता है तो कम से कम सजा 10 साल की है। वहीं अगर यही अपराध कोई लोक सेवक या फिर अधिकारी करता है तो कम से कम सजा सीधे 20 साल की हो जाती है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत इसी तकनीकी बिंदु पर आधारित है कि वह अपराध के समय लोक सेवक नहीं थे। अब इस पर कोई क्या ही बोले, इसलिए मैं आपको इस पर हाईकोर्ट के लॉजिक को बता देता हूं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेंगर एक विधायक थे और उन्हें आईपीसी या पोक्सो के तहत परिभाषित लोक सेवक नहीं माना जा सकता। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1984 के इस फैसले को आधार लिया जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा के अंदर लोक सेवक नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन ने सेंगर को उस सजा से बचा लिया है जो किसी सरकारी अधिकारी को इसी अपराध के लिए भुगतनी पड़ती है। पर असल में डेफिनेशन है क्या? देखिए, लोक सेवक शब्द की व्याख्या भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में विस्तार से दी गई है, जिसके तहत ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक न्यायिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी को शामिल किया गया है जिन्हें सीधा सरकार चुनती है और सरकारी खजाने से सैलरी लेती है। इसके उलट विधायक और सांसद तकनीक रूपों से सरकार के कर्मचारी नहीं होते, वह भारत के संचित निधि से भुगतान प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन खास कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विधायकों और सांसदों को लोक सेवक के रूप में मान्यता दी गई है। 1997 में LK आडवाणी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी कि भ्रष्टाचार के मामले में विधायक लोक सेवक माने जाएंगे। इसके अलावा 2024 के सीता सोरेन मामले में 7 जजों की बेंच ने साफ किया कि सांसद और विधायक रिश्वत लेने के मामले में सांसदीय विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकते। लेकिन यौन अपराधों जैसे मामलों में यह परिभाषा अब भी साफ नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून की इस परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है और पोक्सो कानून में संशोधन के मकसद से समाज में शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने वालों पर कठोर दंड लगाना था। और वही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंगर को दिखाई गई सहानुभूति देश के पीड़िता के लिए गलत मैसेज है। उनका मानना है कि इस तरह के फैसले न्याय प्रणाली में आम जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, क्योंकि एक रसूखदार व्यक्ति कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर कड़ी सजा से बच निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ADR की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में शामिल नेताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घोषित किए हैं। इसमें से 16 यानी कि IPC 376 के आरोप हैं। डाटा के मुताबिक बीजेपी के 54, कांग्रेस के 23 और DTP के 17 मौजूद प्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम एक मौजूदा विधायक और एक सांसद पर पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप है ही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।